ओके, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ टू डू द इन्वेस्टमेंट। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, जैसे कि कितना पैसा मुझे एलआईसी को देना चाहिए, कितना मुझे पीपीएफ में डालना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए, राइट टाइम क्या है, राइट अमाउंट क्या है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कभी किसी कस्टमर को अगर गाइड करना हो या खुद के लिए कुछ प्लानिंग करनी हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसके बात करने के लिए एक सी जो बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ थ्री बकेट्स। कंसेप्ट ऑफ थ्री बकेट्स, कभी भी अगर आप इस कंसेप्ट को किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो काफ़ी आपको नॉलेजेबल समझेगा और उसके हिसाब से आपकी तारीफ भी करेगा, और आप उसको इस तरीके से गाइड कर पाएंगे कि उसको पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, फिर कहाँ करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब कहते हैं कंसेप्ट ऑफ थ्री बकेट्स क्या है। यहाँ पर कंसेप्ट थ्री बकेट्स में बताया जाता है कि तीन बकेट आपके पास हैं। एक बकेट्स मीन्स बाल्टी, तो बकेट्स हैं। एक को उन्होंने नाम दिया सेफ बकेट, एक को नाम दिया गया ग्रोथ बकेट, इसको ग्रोथ भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है रिस्की बकेट। रिस्की बकेट। और एक जो लास्ट बकेट है उसका नाम है ड्रीम बकेट। सेफ बकेट, सेफ बाल्टी, मतलब कहने का ये है कि इन्वेस्टमेंट हमें इस हिसाब से करनी चाहिए किस बकेट में कितना पैसा आपको डालना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी आपको कोई परेशानी ना हो। सेफ बकेट की बात करते हैं, ग्रोथ की एंड ड्रीम की। इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि सेफ बकेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सेफ है आपकी बैंक एफडी, आरडी, एलआईसी। एलआईसी में भी ट्रेडिशनल प्लान्स, सारे एलआईसी के जो यूलिप वगैरह हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, यूलिप जो हैं वो यहाँ आते हैं। यूलिप, इसके बाद शेयर्स भी रिस्की होते हैं, शेयर्स। लेकिन उससे पहले हम सेफ की बात करेंगे। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रेगुलर डिपॉजिट, एलआईसी, एनएससी, पीपीएफ। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर आपको रिटर्न गारंटेड होते हैं, हर चीज़ गारंटेड होती है। कई बार कुछ एजेंट पूछ बैठते हैं कि एलआईसी भी गारंटेड है। हाँ, एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट आपने की है सम अश्योर्ड, वो हमेशा गारंटेड है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को मानिए कि एलआईसी भी सेफ, बिल्कुल सेफ तरीका है इन्वेस्टमेंट का। वो सारी चीज़ें, तो ये सारे फंड्स इसके अंदर आ जाते हैं। ग्रोथ और रिस्क में आप सबको पता है, यूलिप, शेयर्स। ग्रोथ का मतलब इन सारी चीज़ों में संभावना है, चांसेस हैं कि जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, साथ ही इसमें रिस्क भी होता है। यूलिप्स हो गई, शेयर्स हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई। म्यूचुअल फंड के बाद इसमें प्रॉपर्टी हो जाती है। प्रॉपर्टी को आप देखेंगे कि हमने ग्रोथ में क्यों रखा है। ग्रोथ में इसलिए रखा है कि आपने आज कोई प्रॉपर्टी ली, पता चला कि वो प्रॉपर्टी जो है अगले ही साल में उसकी ग्रोथ इतनी हुई कि पैसे डबल हो गए। लेकिन प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली है तो लाइफ की जितनी भी इनकम आपने सेव की तो वो सारी की सारी जो है वो ज़ीरो हो सकती है। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी बताना चाहूँगा इसको अगर थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करके देखें तो आमतौर पर प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लोग। एक आम बंदे के लिए किसी वेल सेटल्ड प्लेस में प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल द्वारका है या कोई अच्छी सी लोकेशन, तो आमतौर पर लोग कच्ची कॉलोनियों में खरीदते हैं, अनऑथराइज जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके बजट में चीज़ मिल जाती है। लेकिन अनऑथराइज में क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का राइट, अगर आपके पावरफुल सोर्स हैं या लिंक्स अच्छे हैं तो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहीं पर मिलती है आपको। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर्टी अगर आपने किसी हल्की जगह ले ली है या आप
प्रॉपर्टी का जो है सिलेक्शन अच्छी तरह नहीं कर पाए, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करने की बजाय डिप्रिशिएट कर रही है, और आपका जो सारा पैसा जो आपने लगाया वो उसमें दिक्कत में आ सकता है। तो प्रॉपर्टी को अनऑथराइज का कई भी कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन लिंक लेना चाहते हैं, जो आजकल द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा नोएडा की तरफ मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड। तो उसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि अगर आपने फ्लैट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर आज की डेट में एवरीवन इज अ बिल्डर, हर बंदा बिल्डर बना हुआ है। इनिशियली किसी को बुरा नहीं लगता पैसा लेना, जब पैसा लेने लगते हैं उसके बाद किसका पोजीशन मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, तो ये चीज हमेशा ही डाइसी रहती है। जब इतने सारे पॉइंट्स हैं, जब हमें पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि प्रॉपर्टी के रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इतनी सारी चीजें रिस्की हैं, मान के चलिए कि किसी ने एक इन्वेस्टमेंट करी और उससे थोड़ी सी गलती हो गई, तो उसकी सारी लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो सकती है। इसीलिए प्रॉपर्टी को भी बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस आ गई। तो यूलिप, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, हम इसको इसी कैटेगरी में गोल्ड को भी रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का भी जो फ्लक्चुएशन है वो चलते रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो इसमें आती हैं वो रिस्की हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गई। अब आप देखिए इस कंसेप्ट को डिस्कस करने का फायदा क्या है। आप देखेंगे कि इसमें हम उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लिस्ट कर देंगे जिनमें आमतौर पर बंदा पैसा लगाता है। वो सारी चीजें, एक व्यक्ति जो है वो पैसा कहाँ लगाता है, वो इन्हीं चीजों में लगाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रीम बकेट में, जैसे कि है सपने वाली चीजें। इसमें कभी कोई ग्रोथ नहीं होती, ना कोई ग्रोथ है, नो ग्रोथ, एंड इसमें रिटर्न भी कोई नहीं होते, नो रिटर्न्स। जो पैसा लगाया वो सारा का सारा जीरो हो गया, या फिर डिप्रिशिएशन की तरफ चलता है। सिर्फ उस चीज की जो वैल्यू है वो हमेशा कम ही होगी। एग्जाम्पल ये है, किसी ने एक कार खरीदी, तो कार की वैल्यू डिप्रिशिएट तो होगी, साथ ही साथ उसमें क्या होगा कि उसके साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। नया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी ले लिया, इनिशियली हमेशा ही आप देखेंगे बड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन आपने यूज किया उसकी वैल्यू हाफ से भी कम रह जाती है। टूर एंड ट्रेवल्स की बात करेंगे, कहीं लोग घूमने जाते हैं तो सिर्फ उसमें पैसे वेस्ट होते हैं, रिटर्न कहीं नहीं आते। तो बहुत से लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आज गोवा का टूर है, फिर आज यूएस का टूर है, आज वहां का टूर है, एंड दे डोंट सेव। उनको एक महंगी घड़ी ले ली, आप कह सकते हैं वॉच। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहां पर वो लोग करते हैं जहां पर रिटर्न्स कहीं आते ही नहीं है। बेसिकली यहां पर जो ड्रीम बकेट है इसमें ऑल लग्जरी आइटम्स आ जाएंगे, लग्जरी आइटम्स जहां से आपके पैसे सिर्फ जाते हैं, आते नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ड्रीम बकेट है, हर व्यक्ति जो है ड्रीम बकेट में पैसा डालता है किसी ना और किसी तरीके से, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है, इस ड्रीम बकेट में एक बड़ा सा होल है। यहाँ पर इसमें आप जो भी डालते हैं वो आपका कभी वापस नहीं आता, ये बकेट कभी नहीं भरती, क्योंकि लोगों की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। जो वो प्लान करते जाते हैं वो हमेशा होता है। अब आप देखिए कि किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो एक व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल जिसकी एज है 30 है, 20 है, कुछ भी एज उसकी आप ले सकते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मान लीजिए उसका जो बजट है वो 1 लाख रुपए है, उसका बजट है 1 लाख रुपया। अब सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर जो सेफ बकेट है इसके जो रिटर्न्स रहते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं जाते, और जो उसमें जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो रहते हैं आपके 7 to 10%। ग्रोथ की जहां तक बात करी तो ये नेगेटिव भी चल सकते हैं, नेगेटिव साइड में भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यूलिप की जहां तक बात करेंगे तो बहुत से लोगों ने यूलिप में पैसा लगाया, उनको उतना पैसा भी नहीं मिला जितना कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था। कुछ शेयर ऐसे भी हैं, कुछ कंपनियों के नाम ऐसे भी आपको मिलेंगे कि एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपये होती थी, कंपनी के बैंकरप्ट होते ही वो शेयर 10 रुपये का रह गया। तो नेगेटिव की कोई लिमिट नहीं है किस तरफ नेगेटिव होगा, और
ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है कि वो ग्रोथ किस तरफ जाएगी। एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का शेयर। तो इसमें अनलिमिटेड नेगेटिव की तरफ जा सकते हो आप, अनलिमिटेड पॉजिटिव की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर रिटर्न्स जो हैं मैंने सेफ में बताया कि 7 to 10% होते हैं, इसमें माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि किस तरफ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ड्रीम में ऑलवेज नेगेटिव। तो एग्जाम्पल लेते हैं राम का ही। अगर मान लीजिए राम है, राम की एज जो है वो 30 है, यहाँ पर मिस्टर राम है, इनकी एज 30 है, इनको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो ये कहाँ पर पैसा लगाएं ताकि इनको हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। आप जब भी आप हम देख रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो आपको ये बात तो क्लियर है कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ग्रोथ भी है, सेफ भी है, ड्रीम भी है, ठीक है। अगर पैसा लगाना है, क्योंकि आप देखिए महंगाई का एक जो फैक्टर है वो आप कभी नहीं छोड़ सकते, इन्फ्लेशन, महंगाई भी साथ साथ बढ़ती जाती है। आज ये 1 लाख रुपया अगर सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेगा राम, तो इसको फ्यूचर में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो जो कंसेप्ट ऑफ 3 बकेट्स है ये सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। हम एवरेज एज जो है वो मानते हैं कि मान लीजिए इसकी जो राम की जो है लाइफ जो है, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है वो हम 75 ईयर्स तक मान सकते हैं। और 75 को भी हम नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एज सिर्फ 60 तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती। बंदा जब तक एम्प्लॉयड है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जब वो एम्प्लॉयड नहीं है, जब उसके पास पैसे नहीं आते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, राम की एज अगर मान लीजिए 20-25 है, जैसे ही जॉब लगती है एक कार ले ली, एक मोबाइल ले लिया, एक टूर ले लिया, पता चला कि वो सारा कुछ एक्सपेंसेस ड्रीम पे करते जा रहे हैं और वो बाल्टी है कि भरती ही नहीं, नीचे से उसमें से पैसे निकलते जाते हैं। फिर एज कम रह जाती है, मान लीजिए एज 35 हो गई, फिर उनको याद आता है कि हमने पेंशन के लिए प्लान नहीं करा, अब हमने बच्चों के लिए चाइल्ड प्लान नहीं लिया, चाइल्ड के लिए प्लानिंग नहीं करी, महंगाई बढ़ रही है, तो दोनों ही फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, तो वो सारा पैसा ग्रोथ की तरफ डालते हैं। और जैसे ही ग्रोथ की तरफ डालते हैं तो पता चला कि कुछ ना कुछ अनफेवरेबल हो गया, प्रॉपर्टी ली, वो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, शेयर्स जो है नेगेटिव चल पड़े, तो एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन ही आता है और एज बढ़ती जाती है। तो हमें जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो कम एज पे बनानी पड़ती है। तो अगर पैसा उसने सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, सही उसको गाइडेंस नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं वो गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है और उसको परेशानी होती है। तो सबसे सेफ तरीका है कि पहले आप यहाँ पर काम करें, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको सेफ में डालनी चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ में डालनी चाहिए। ये कुछ जो है उस कुछ का क्या मतलब है, हमने कहा एज 30 है और एज 60, 30 साल हमारे पास हैं, जो टेन्योर है वो है 30 ईयर्स। मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, अभी आप देखिए कि एज जो इसके पास टोटल टेन्योर है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। अब 30 ईयर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, तो एक अभी क्या है, ये काफी यंग है, तो ये रिस्क ले सकता है कि अगले 10 साल में भी जो इसने इन्वेस्टमेंट करी, अगर वो डूब भी जाती है तो भी इसके पास अगले 20 साल होंगे। बिकॉज मैंने 30 ईयर्स को कैसे डिवाइड कर दिया, तो 30 ईयर्स को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि नेट जो है 30 ईयर्स हमारे पास हैं और हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जब एज 30 है तो ये मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 60%, अप टू 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो इस ग्रोथ बकेट में करेगा 70%, एंड बैलेंस जो इन्वेस्टमेंट बचेगी 40% और 30% वो आपकी सेफ बकेट में जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स भी यहां पर मिलेंगे और ज्यादा रिस्क भी हम इसको कम एज पे लेने के लिए कह रहे हैं। जैसे एज बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल एज 40 हो जाती है, तो 40 पे मैरिड हो चुका होगा, बच्चे हो चुके होंगे, तो कंडीशन ये होगी कि जो इसके पास जो टाइम बैलेंस है, जब वो 30 साल का है तो 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स में काफी कुछ दोबारा भी कमा सकता है। इसलिए हम इसको सजेस्ट करते हैं कि इसको जो ग्रोथ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं पैसा वहां लगाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर इसके पैसे मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं,
तो पैसा अगर डूब भी जाता है तो इसके पास अगेन 20 साल हैं, आगे 40 की एज से ये अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ अच्छी आई तो आप देखेंगे कि ये बाल्टी जो है इन्वेस्टमेंट फटाफट जो है कंप्लीट करेगी, फटाफट ये बाल्टी भरती नजर आएगी। अब उसमें चाहे वो प्रॉपर्टी है चाहे कुछ भी है, ये फटाफट कंप्लीट होगी। और हमारा टारगेट यही है कि हमारी तीनों की तीनों बाल्टियां जो हैं वो पूरी भरें, हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट पूरी हो, हमारी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पूरी हो, और हमारे ड्रीम्स भी जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं तो ड्रीम्स भी हमें फुलफिल करने चाहिए। तो अगर 60-70% डालेंगे, चांसेस हैं कि नेगेटिव हो जाएं, लेकिन अगर पॉजिटिव हुए तो उस केस में ये बाल्टी सबसे पहले भरेगी। और 30-40% इसमें डाल रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट यहां पर भी होगी। अगर ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट सारी जीरो भी हो जाती है तो भी सेफ की इन्वेस्टमेंट उसने कुछ तो की हुई है। नाउ एज 40 होते ही ये इन्वेस्टमेंट कम कर देनी चाहिए, यहां उस पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 30-40% पे आ जाना चाहिए उसको, ग्रोथ की जो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ड्यूरिंग दैट टेन्योर दो फायदे हो चुके होंगे, या तो ग्रोथ हुई या नेगेटिव गया। अगर ग्रोथ होती है तो ये बाल्टी फुल हो चुकी है, फुल होने के बाद इसमें से जो पैसा निकलेगा वो कुछ पैसा इधर गिरेगा, सेफ में गिरेगा, और कुछ पैसा जो है वो आपका ड्रीम में गिरेगा। ठीक है, और उसके बाद भी आप इसमें पैसे डालने बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी तेजी से पैसा यहाँ ग्रो करता है कहीं और नहीं गिरता, तो आप देखेंगे कि कुछ पैसा यहाँ से भी उसमें इंक्रीज होगा, तो आपकी सेफ्टी वाला जो फीचर है वो भी बढ़ेगा। और इसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, इंश्योरेंस के लिए नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्वेस्टमेंट के लिए है ये, तो मैं उस बात पे भी आऊंगा। तो आप देखेंगे कि पैसा कुछ आपका यहाँ पर भी जाएगा और कुछ आपका ड्रीम भी शुरू होंगे। तो ड्रीम हमेशा आपके एक लेवल के बाद शुरू होने चाहिए। आपको हमेशा एक ऐसी इनकम जनरेट कर लेनी चाहिए, ग्रोथ से जो फंड मिले, जो रिटर्न्स आए, उससे एक ऐसी इनकम जनरेट हो चुकी होनी चाहिए जहां से आपको रेगुलर इनकम आ सके, जहां से आपके पास फ्लो ही फ्लो हो, कभी आप उस कंडीशन में दोबारा वापस ना आए जो आपने शुरू किया था। 30-40%, और जो सेफ की इन्वेस्टमेंट है उसमें जो बैलेंस है 60-70% वो वहां जानी चाहिए। क्योंकि 40 की एज के बाद उसके पास टाइम रहता है 20 साल, और 20 साल में वह इतने रिस्क नहीं ले सकता कि इतने रिस्क वो नहीं ले पाएगा कि उसको दोबारा, उसके पास टाइम जो है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए रिस्क में जो पैसा डालेगा वो कम डालेगा। और जैसे ही एज 50 आ जाती है, फिर तो बच्चों की शादियां, बच्चों की एजुकेशन, ये वो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ग्रोथ उसको छोड़ देना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए 100%। क्योंकि अगर इस स्टेज पे उसने रिस्क लिया तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल मैन, उसके पास दोबारा कभी मौका नहीं होगा कि वो दोबारा पैसे कमाए। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी है कि पहले ग्रोथ में पैसा डालो, मैक्सिमम जितना हो जाए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसका फोकस जो है वो सेफ बकेट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और एक लेवल आएगा 50 के आसपास, जब उसकी ग्रोथ की बकेट भी फुल होगी, उसकी सेफ भी बकेट भी फुल होगी, और जब दोनों बकेट्स एक फुल हो जाएंगी तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बकेट के ड्रीम की तरफ जाएगी। वो अपने हर वो ड्रीम पूरे कर सकता है जो उसको चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ड्रीम में कुछ मत डालो, बिल्कुल कुछ खाना पीना बंद कर दो, कुछ इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, लेकिन इसमें करो, लेकिन एक लेवल तक, एक लिमिट तक। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे रहेंगे। ये वाली बात हुई, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी थी ये सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए थी, यूलिप के लिए भी थी, ग्रोथ के लिए भी थी, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी थी, वो सारी चीजें हैं। तो किसी को भी गाइड करो तो आप इसके लिए करो। अगला क्वेश्चन कई बार लोग पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन ये होता है कि अभी क्या जल्दी है। तो जब अभी का क्या जल्दी है तो उसका क्या आंसर आप दे सकते हैं। उसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि मान लीजिए उसकी एज 30 है या 25 है। एक कंसेप्ट हमेशा ही जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है, टाइम की वैल्यू एंड मनी। अगर किसी को आप ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो उसको बड़ा फायदा होगा। टाइम वैल्यू एंड मनी, और इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, अब देखिए कि अगर किसी की एज लिखते हैं हम यहाँ पर, एज किसी की 30 है, और एक चीज क्लियर है कि जो रिटायरमेंट एज है वो 60 है।
जैसे हमने पीछे बताया कि आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्की होनी चाहिए, कुछ सेफ होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो एवरेज है वो 6 साल में डबल की कंडीशन है, अगर किसी ने ठीक तरह से पैसे को इन्वेस्ट किया है तो एज 42, 42 के बाद 48, 54 एंड 60। तो आप देखेंगे हमारे पास 5 साइकिल्स बनी, 30 से 36, 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54, और ये अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, एज है 30, 1 लाख, तो अगले 5 सालों में या 6 सालों में अगर ये पैसा डबल हो जाता है तो 2 लाख रुपए होते हैं। उसके बाद 42 की एज पे ये 4 लाख रुपए हो जाएंगे, क्योंकि हर 6 साल में हम मान रहे हैं कि पैसा उसका डबल हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली पैसा इन्वेस्ट किया और उसका ग्रोथ और सेफ वगैरह में हर जगह पैसा है। 4 लाख, 4 लाख के बाद यहाँ पर 8 लाख, 8 के बाद 16 लाख, 16 के बाद ये 32 लाख। आप देखेंगे कि उसका एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया लॉन्ग टर्म में जितना उसने टाइम ज़्यादा दिया उसके हिसाब से उसकी फंड की ज़्यादा वैल्यू बनी और उसको 32 लाख के रिटर्न्स मिल रहे हैं। सारा टेन्योर 6 साल ही है, चाहे वो 30 से 36 साल का टाइम हो वो भी 6 साल है, और 6 साल ही यहाँ पर टाइम है। जब दोनों टाइम 6 साल ही हैं, आप रिटर्न देखेंगे यहाँ पर पैसा 1 लाख से 2 लाख हो रहा है, यहाँ 16 लाख से 32 लाख हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आप जितनी जल्दी करेंगे और जितना लंबा टाइम देंगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको देगी। LIC में भी आप बोनस वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लॉन्गर द टेन्योर बेटर द रिटर्न्स। ठीक है, अब उसको समझाने वाली बात होती है, उसको ये तो क्लियर हो गया कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे, लेकिन मान लीजिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लेट शुरू करता है, वो 30 पे ना करके, या अगर एज 25 है 25 पे ना करके वो 30 पे करता है, 30 पे ना करके वो 36 पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करता है, तो आप देखेंगे कि 42 पे ये 2 लाख रुपए होंगे, 48 पे ये 4 लाख होंगे, 54 पे ये 8 लाख रुपए होंगे, 60 की एज पे ये 16 लाख रुपए होंगे। तो वो सोचता ये है कि टाइम चाहे थोड़ा सा भी अप डाउन हो, क्या फर्क पड़ता है, आज करूं या कल करूं मैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट, आप इस चीज को देखिए, कैन यू अफोर्ड टू लूज ये 16 लाख रुपए? क्या आप 16 लाख रुपए लूज करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब 16 लाख रुपए का टाइम देखिए, एज रिटायरमेंट की सेम है, बच्चों की मैरिज की जो एज है वो सेम है, मैरिज, किड्स मैरिज बोलेंगे इसको, कि उनके बच्चों की जो एज है वो फिक्स है, वो 18, 20, 22 के जब उनकी एजुकेशन जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए कि अगर बच्चे की मैरिज फिक्स है एक टाइम के बाद 24-25 के बाद है, एजुकेशन 18 पे शुरू हो जाती है, रिटायरमेंट वो 60 पर फिक्स है, आप उसको डेफर नहीं कर सकते। जब आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास जॉब नहीं रहेगी, लेकिन उस टाइम कैन यू अफोर्ड कि आपका 32 लाख जो है वो सिर्फ 16 लाख ही रहे? इसका सीधा इम्पैक्ट ये आता है कि आपने आज इन्वेस्ट ना करके कल इन्वेस्ट किया, आपने टाइम को डिले किया, उसका 2 तरह से आपको नुकसान हो सकता है। एक, आप यहाँ पर 16 लाख लूज कर गए। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, तो आपको इसकी डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। पहले आपने 1 लाख करी थी, अब 2 लाख कर रहे हैं। ये सिंगल का है, रेगुलर में भी ऐसे ही होता है। अगर यहाँ पर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो शायद 6 साल के बाद आपको ये 4,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि उसी ग्रोथ पे आप 32 लाख पे पहुंचे। वो आपके लिए काफी अनकंफर्टेबल स्टेज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली बात भी कस्टमर को क्लियर कीजिए कि सर, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग कहता है जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतने आराम से इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। जितना लॉन्ग टर्म आप जाएंगे उतनी परेशानी आपको होगी, उतना पैसा हायर, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको उतनी ही परेशानी होगी उस पैसे को जोड़ने के लिए। तो कभी इमीडिएट जो डिसीजंस लेने में ये वाला फॉर्मूला भी हेल्प करता है, इमीडिएट डिसीजंस, कि आप डेफर ना करें, आप इंस्टेंटली लें। उसको आप ये कंसेप्ट भी बता सकते हैं कि टाइम, वैल्यू एंड मनी। जो पिछला डिसीजन था, कंसेप्ट ऑफ 3 बकेट्स, वो सिर्फ उनको बताया जाए जो आपसे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए,
राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। क्या सिर्फ सारा पैसा एलआईसी में डालना चाहिए? क्योंकि अगर आप एथिकली दिल से किसी को सही गाइड करेंगे तो कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा, वो डेफिनेटली आप पे फेथ करके चलेगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है कि टाइम वैल्यू एंड मनी भी हमने देखा, ग्रोथ भी देखा, लेकिन सबसे दोनों में ही एक चीज हमेशा रह गई कि ग्रोथ भी आएगी तो इमीडिएटली नहीं आती, इंस्टेंट नहीं आती, उसको भी 10 साल 15 साल या 20 साल लग जाते हैं आने में। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो इंस्टेंटली इसका प्रोविजन नहीं कर सकता अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो काम करता है, शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो अपनी फैमिली के लिए काम करता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके एडवाइस के हिसाब से वो पीपीएफ के एग्जाम्पल लेता है कि चलो मैं 10,000 रुपये मंथली 10K पर मंथ जो है वो पीपीएफ में डाल देता हूँ, या 10K आपने बहुत अच्छा गाइड किया, वो पीपीएफ में डाल देता हूँ। हमने उसको स्ट्रेटजी दी, या म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। हमने उसको स्ट्रेटजी सिखाई, लेकिन वो हमारा ही उस्ताद बनने के चक्कर में है, वो एलआईसी लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर बिल्कुल ठीक है कि आप 20 साल 15 साल में इस स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ यू आर नॉट देयर, व्हाट इफ यू आर नॉट देयर, कि कल की डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फैमिली के लिए जो आप इतना अच्छा प्लान कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे। तो इसके साथ साथ कि आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी पता हो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी कि आप फैमिली की सिक्योरिटी करें। और फैमिली सिक्योरिटी के लिए आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब है एक अनुपात में, एक अच्छी तरह से, एक अच्छे लेवल पे, जितनी ज़रूरत हो उतना एडिक्वेट इंश्योरेंस आपका होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपको क्या कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको, आपके फैमिली को परेशानी ना हो। हर व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है, ग्रो करना चाहता है। फैमिली सिक्योरिटी के बाद दूसरा आता है कि अगर कोई मेडिकल परेशानी हो जाती है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमेशा ही मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हर बंदे को पैसा चाहिए होता है, एवरीबडी नीड्स मनी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारी हो गई है या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख जितने आपने पैसे जोड़े हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हो सकते हैं। इसीलिए आप मेडिक्लेम भी लीजिए, अपोलो से ले सकते हैं, स्टार से ले सकते हैं, और अगर उनके पास ये इंश्योरेंस पहले से हैं तो आप एलआईसी से भी जीवन आरोग्य की पॉलिसी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट आप करनी शुरू कर दी, फैमिली सिक्योर्ड है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपने उनको सिक्योर कर दिया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका किड्स की एजुकेशन। मैरिज भी बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन, इन केस बच्चे एजुकेटेड हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस दे आर हाईली एजुकेटेड तो मैरिज के लिए एक अच्छी जॉब उनको लग सकती है, दे अच्छी तरह सेटल हो जाएंगे तो मैरिज एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। किड्स की एजुकेशन। फोर्थ, किड्स की मैरिज, उनकी जो मैरिज है उसके लिए भी आप मान के चल रहे हैं बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, बट 1% अगर नहीं भी सक्सेसफुल हो पाते तो एट द एंड ऑफ द डे बेटा है बेटी है, उनकी मैरिज तो करनी है। या बेटियों के लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो किड्स की मैरिज के लिए। फिफ्थ ऑप्शन आती है, अब यहाँ पर शुरू होता है हाउस। घर बनाएंगे, लेकिन अब उस घर का फायदा ही क्या होगा कि आपने पहले लेवल पे घर बना लिया और फैमिली अनसिक्योर्ड है। आपने लोन लेके घर बनाना शुरू किया, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई और पता चला कि आपका जो घर है ना घर रहा ना फैमिली रही और फैमिली रोड पे है, तो घर का जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को ठीक ठाक फुलफिल करते चलें, फैमिली सिक्योरिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, वो सारी चीज़ें अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आपको घर बनाने के लिए चलना चाहिए। एक बार घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, तब आराम से आप रिटायरमेंट के प्लान कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग फिर आप कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको लास्ट में करनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि इसमें यहाँ पैसा इतना लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, यहाँ इतना लगेगा, कि सारा पैसा तो यहीं पर इन्वेस्ट हो गया, तो कैसे करें? बेसिकली ये तो राइट स्ट्रेटजी है कि किसी को कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना जो बजट है वो इन सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकें, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। इसको भी आप ऐसे बता सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर राम है। राम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली भी है, सिक्योरिटी भी चाहिए, घर भी बनाना है, रिटायरमेंट भी करना है, सारा कुछ करना है। तो राम क्या प्रेफर करेंगे? उनका जो बजट है वो मान लीजिए ऑल टुगेदर हमारे पास उसका जो पैकेज है, एक एवरेज बंदा लेके चलते हैं 3 लाख है, और एवरेज पैकेज 3 लाख रुपए होने से उसकी जो इन्वेस्टमेंट के पास उसके पैसे बचते हैं वो मान लीजिए 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपये बचता है, जिसमें 80C भी शामिल है और बैलेंस कुछ 80D भी शामिल है। मतलब टैक्स सेविंग वाला पर्पस भी इसी में आता है और दूसरी चीज़ों का बेनिफिट भी इसमें आता है। तो आप कह सकते हैं कि सर सबसे पहली जो बजट है इसको आप उसको बाइफरकेट करिए कि कुछ पैसा सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए दीजिए। सिक्योरिटी में आमतौर पर टर्म इंश्योरेंस, जो कि मिनिमम एक्सपेंसेस होते हैं, उसके मिनिमम एक्सपेंसेस आते हैं, वो लेना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास मेडिक्लेम है, लेकिन बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है, क्या हमें ट्रांसफर इंश्योरेंस में पैसे जाते हैं, नहीं जाने चाहिए। तो आप टर्म इंश्योरेंस के वेरियस वर्जन्स बता सकते हैं, 190 नंबर, 190+5, 190+14, इनमें जो पैसा उसका लगेगा या पैसा जाएगा वो रिटर्न्स भी हो जाते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस आप इस हिसाब से भी लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप 133 नंबर, 188 नंबर, ये पॉलिसीज आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। मेडिक्लेम के लिए जब बात आती है तो वो एक मेडिक्लेम उसके पास होना चाहिए। किड्स की एजुकेशन के लिए चाइल्ड प्लान इज मस्ट। तो चाइल्ड प्लान जो है उसके लिए यहाँ पर स्पेस होता है। अब 1.5 लाख को कैसे कर सकता है कि मान लीजिए 15 से 20,000 रुपये, 20,000 तक वो आपको इस फैमिली सिक्योरिटी को दे देता है, या इवन 30,000। मेडिक्लेम के लिए 10 से 12,000 रुपये, 3 से 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है चिल्ड्रन प्लानिंग के लिए, सबसे ज़्यादा बर्डन यहीं पर होता है। यहाँ अप टू 30K दे सकता है, वो 30,000 से दे सकता है। रिटायरमेंट भी है, फिर एक हाउस बनाने का, एक प्रॉपर्टी का भी उसमें ऑप्शन लेके चलता है वो। और उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग भी। रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी लेट तक चलती है, तो इसमें आप स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा कि जल्दी शुरुआत करेंगे तो कम पैसा डलेगा, तो 30 to 40,000 जो है वो आप रिटायरमेंट प्लानिंग के रखिए। 30 to 40,000 रुपीज़ जो हैं वो आप प्रॉपर्टी के रखिए, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। चाइल्ड प्लान के लिए आप 30 to 40 रखिए। तो जो बैलेंस जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 30,000 लगाए, 10,000 रुपये हमने यहाँ लगाए, 40 में 30 हमने यहाँ पर लगाए, तो 70 हो गए। इस 70 के बाद रिटायरमेंट के लिए उसने 40 लगा दिए, एक 10, बैलेंस जो 50,000 रुपये बचे वो आप प्रॉपर्टी में लगा लीजिए, तो प्रॉपर्टी को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप किसी को गाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली ही आपको मानेगा कि आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, और उसको हेल्प मिलेगी। समझाने वाली बात है, हमारा जो टैक्स ब्रैकेट है, हमारा जो मेन ब्रैकेट है वो ये 30 से 40,000 रुपये है, जो पहला ब्रैकेट है। टर्म इंश्योरेंस, मिनिमम इंश्योरेंस क्या है, कैसे करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए टर्म राइडर डाल के। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम पैसे में। एक अच्छा जो एजेंट है वो ये सोच के चलेगा, वो ये गाइडेंस देगा कि मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए एंड मैक्सिमम रिटर्न्स उसको मिलने चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न्स की कल की डेट में अगर वो किसी से गाइडेंस लेता भी है कि भाई साहब देखना मैंने क्या पॉलिसी ली हुई है, तो उसको पता चले कि इस एजेंट ने आपको जो पॉलिसी दी है वो सबसे बढ़िया दी है,
इससे कम प्रीमियम हो ही नहीं सकता था, और इस पॉलिसी में सबसे अच्छे रिटर्न आ ही सकते हैं। प्लस इसके अलावा आपकी फैमिली जितनी इसने सिक्योर की है, शायद वो एजेंट भी ना कर पाता जिससे वो कंसल्ट कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट करने में लोगों की हेल्प करती हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो आप एक अच्छे एजेंट बन सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं।